हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरके सिंह। तो बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। उसी से रिलेटेड हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट या यूं को दूसरे लेक्चर की आज हम चर्चा करेंगे। वो है हमारा आज का टॉपिक प्रकाश की उत्क्रमणता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आज हम ये समझेंगे कि प्रकाश की उत्क्रमणता क्या होती है, यानी प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो जैसा उत्क्रमणीय का शाब्दिक अर्थ आपको पता ही होगा कि जैसे पानी का बर्फ बनना या बर्फ का पानी बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम प्रकाश की उत्क्रमणता समझेंगे, और वो विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मान लेते हैं कि ये आपका ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। मान लेते हैं ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। प्रकाश किरण वन मीडियम टू अनदर मीडियम चलेगी बेटा, तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। ऐसी फेनोमेना या ऐसी घटना होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मान लेते हैं इसका दूसरा मीडियम जो है वो सघन है, दूसरा मीडियम सघन है, और सघन के रूप में हम मान लेते हैं वो कांच है, और पहला मीडियम हमारा यानी विरल है, जिसको हम मान लेते हैं वायु। यानी विरल से सघन में प्रकाश किरण प्रवेश की है और अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो गई है। जैसा कि प्रकाश का अपवर्तन का जो पूरी फेनोमेना है, यानी पूरी लेक्चर हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और ये रहा आपका अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ये रहा आपका नॉर्मल यानी अभिलंब, और ये आने वाली किरण यानी इंसिडेंट, और ये रिफ्लेक्टेड रेज अपवर्तित किरण, और ये रहा आपका आपतन बिंदु। तो अब हम समझेंगे प्रकाश की उत्क्रमणता। तो ध्यान से देखिए कि अगर जो भी प्रकाश किरण एक मीडियम से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है, तो एक पहली फेनोमेना हुई। इसी चीज को अगर हम इनके पाथ को चेंज कर दें, यानी इनके मार्ग को चेंज कर दें, तो ये पक्का है कि जितने कोण पे वो आपतित हुई थी उतने कोण पे वो अपवर्तित होगी। यानी फिर से देखिए, तो मान लेते हैं पहले सिचुएशन में आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो उस समय उसका आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। अब हम क्या मानते हैं कि अब प्रकाश किरण पहले तो विरल से सघन में प्रवेश की, अब हम चाहते हैं कि सघन से प्रकाश किरण विरल में प्रवेश करे। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ऐसा होना ही प्रकाश की उत्क्रमणता होगी। लेकिन कंडीशन ध्यान में रखना है कि जितने कोण पे वो आपतन हुआ था या जितने कोण पे वो अपवर्तन हुआ था उतने कोण पे इधर से आपतित किया जाए, तो ये बात पक्का है कि जितने पर वो आपतन हुआ था उतने पर ही उसका अपवर्तन होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, या यूं कहो कि प्रकाश की घटना पड़ रहे हैं तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ऐसा होना ही प्रकाश की उत्क्रमणता कहलाती है। तो अगर प्रकाश की उत्क्रमणता की घटना ये होगी तो पक्का है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम फॉलो करेगा, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम हम यहाँ लागू करेंगे। और जैसा कि जानते हैं आप लोग, पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी किया है कि पहला नियम क्या कहता है और दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम आपका स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है, स्नेल के नियम से। तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया? अपवर्तनांक। तो मानते हैं कि जब प्रकाश वायु से यानी कांच में जा रही हो, कांच में जा रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में बाई स्नेल लॉ यानी स्नेल के नियम को हम यहां लागू करेंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होगा वो हमेशा वन मीडियम के सापेक्ष यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त करता है। तो क्या कहेंगे? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन, और एन के रूप में क्या हो रहा है कि प्रकाश किरण वायु से कांच में यानी विरल से सघन में जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ये एन जी, ये पहला समीकरण बना फर्स्ट कंडीशन में। अब दूसरा इसका रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब अब प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण बनेगा और जो आपतन कोण था वो अपवर्तन कोण बनेगा। ऐसे सिचुएशन में यानी पुनः जब प्रकाश यानी सघन से यानी कांच से वायु में जा रही हूं, तब बाई स्नेल लॉ यानी स्नेल के नियम से क्या कहता है कि आपतन कोण की जगह यानी जो अपवर्तन कोण आर था वो बना आपका आपतन कोण यानी साइन आर अपान साइन आई इक्वल टू, अब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, या यूं कहो लिखेंगे कैसे? GNA। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा कर दो, यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में गुणा होगा, राइट का राइट में गुणा होगा। या यूं कहो कि साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्वल टू ये एन जी इंटू जी एन ए। अब आप देख रहे हैं साइन आर से साइन आर कैंसिल और साइन आई से साइन आई कैंसिल, यानी कुल मिला के 1 आएगा। तो ये एन जी इंटू जी एन ए, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये एन जी इंटू जी एन ए इज इक्वल टू 1। मतलब साफ साफ कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में क्या होगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक का जो गुणनफल होगा वो सदैव 1 के बराबर होगा, या यूं कहो कांस्टेंट ही होगा। दूसरे तरीके से भी इस चीज को हम बयां कर सकते हैं, या अगर ये एन जी यहां से निकाल लें तो ये एन जी बराबर 1 अपान जी एन ए, एन जी बराबर 1 अपान जी एन ए। यानी इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है वो सदैव कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है। ये रहा आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी जब भी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा लिया जाएगा तो सदैव एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक सदैव दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर कि एग्जाम्पल के रूप में कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? बड़ी आसानी से इसका आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि ये एन जी जो होता है 1 अपान जी एन ए के बराबर होता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन हम सीधा सीधा लिखेंगे कि चूंकि ये एन जी इक्वल टू 1 अपान जी एन ए, इसलिए जी एन ए को यहां भेज दो या ऐसे रख दो, ये एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2 इज इक्वल टू 1 अपान जी एन ए।
अब इसको सॉल्व करेंगे या इसको पलट दीजिए तो GNA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। ये रहा आपका आंसर। साफ साफ है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये तो रहा दो माध्यम की घटित घटना। ऐसा भी संभव है कि दो से ज्यादा माध्यम हो। तो मान लेते हैं कि जो अगला माध्यम है आपका, इसी फिगर में समझते हैं। अगला जो माध्यम है, यानी पहला मीडियम हमने वायु माना, दूसरा मीडियम हमने कांच माना, फिर यहां हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, फिर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो यानी वायु से कांच में, और दूसरा अगला जो माध्यम मान रहे हैं वो हम जल मान लेते हैं, यानी जल मान लिया। ये तीसरा माध्यम आपका जल। जैसा कहा गया था कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना के लिए कम से कम दो माध्यम होते हैं, इससे ज्यादा हो तो और भी बेटर है, यानी 2 or more मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहां हमने नॉर्मल ड्रा किया, और ये आपका कांच है, ये आपका दरो है। तो कांच के रिस्पेक्ट में दरो आपका विरल माध्यम है, यानी कुल मिला के कुछ ये नॉर्मल से दूर हटेगी। ये इनकी कहानी होगी। तो ये अगर N1 मान लें या N2 मान लें तो बड़ी आसानी से इसको हम लिख सकते हैं, इनमें रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी यदि तीन माध्यम कौन कौन माना आपने, वायु कांच जल, यानी वायु कांच और जल हूं, तब प्रकाश की उत्क्रमणीयता से क्या कांस्टेंट मिलेगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता से क्या मिलेगा। पहले तो हम वायु के सापेक्ष कांच का लिखेंगे, फिर कांच के सापेक्ष जल का लिखेंगे, फिर जल के सापेक्ष वायु का लिखेंगे, तभी तो रिवर्सिबल होगा। यानी कहने का मतलब है ये Ng इंटू GNW इंटू WNA और सबका गुणनफल कितने के बराबर होगा। जब 2 के लिए 1 है तो 3 के लिए भी 1 ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, खासकर बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 3 मीडियम की घटित घटना होगी तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे का, तीसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक का हमेशा जो गुणनफल होगा वो उनके बराबर होगा। अब रही बात इस चीज को याद कैसे रखा जाए, तो हम बहुत आसान तरीका देते हैं आपको। हमेशा याद रखिए, तो जिस मीडियम से प्रकाश की उत्क्रमणीयता देखनी हो या प्रकाश का अपवर्तन घटना घटित हो रहा हो, उसी के रिस्पेक्ट में मानते जाइए। तो पहला मीडियम वायु है, यानी ये, दूसरा मीडियम कांच है यानी G, तीसरा मीडियम आपका जल है यानी W फॉर वाटर, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर। लिखने का पैटर्न देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, यानी वायु के सापेक्ष कांच का यानी Ng, फिर कांच के सापेक्ष जल का GW यानी कांच के सापेक्ष जल का, और पुनः लास्ट में WNA यानी जल के सापेक्ष वायु का। यह है आपके लिखने का तरीका। अब इस पे सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं ध्यान से देखिए। एक न्यूमेरिकल लेंगे छोटा सा, ध्यान से देखिए, बहुत आसान होते हैं इसके न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत से बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन पॉइंट भी रहता है, वो गलत करते हैं। गलत इसीलिए होता है कि वो ठीक से अपवर्तनांक को लिख नहीं पाते हैं, यानी अपवर्तनांक के पदों में उसको लिख नहीं पाते हैं। दूसरा चीज वो समझ नहीं पाते हैं किसके रिस्पेक्ट में कब अपवर्तनांक कैसे लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्रकाश किरण जिस मीडियम से जिस मीडियम में प्रवेश करती है उसी के रिस्पेक्ट में हम अपवर्तनांक लिखते हैं, क्योंकि अपवर्तनांक हमेशा रिलेटिव टर्म है जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के गुण को व्यक्त करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां से प्रकाश किरण जिस मीडियम से
प्रकाश किरण जिस भी मीडियम में जाएगी, यानी जैसे हमने कहा कि वायु से कांच में गई तो ये वायु से कांच में गई तो ये Ng लिखा, कांच से जल में गई तो GNW लिखा। फिर अगला इधर का मीडियम वायु ही है तो W से फिर इस मीडियम यानी वायु में जाएगी तो WNA, इसी के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। ये लिखने का आपका पैटर्न है, समझने के बाद। तो आइए हम देखते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल जिससे कैसे तीन माध्यमों में प्रकाश की उत्क्रमणता की घटना को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं या मान लो कहीं दिया है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बस यही ध्यान रखना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखा कैसे जाए। तो ये लिखने का ढंग है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर 3/2 हो तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG, जल के सापेक्ष कांच का, तो WNG का अपवर्तनांक 4/3 हो तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब क्या है, NaNW हमको निकालना है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि ऐसा सवाल बन के आता है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तथा कांच के सापेक्ष तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/3 हो, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें कितने मीडियम इन्वॉल्व है, यानी कितने माध्यमों की घटित घटना है। तो आप देख रहे हैं, पहला एक मीडियम दिख रहा है वायु, दूसरा दिख रहा है कांच और तीसरा दिख रहा है जल, फिर G, फिर ये W। कुल मिला के आप देख रहे होंगे इसमें 3 माध्यम की घटित घटना है। तो 3 माध्यम की घटित घटना में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो फार्मूला लिख दो, एक एज ए फार्मूला ही है। तो क्या कहता है कि ये Ng इंटू GNW इंटू WNA इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिए, जिस चीज को निकालना है वो चीज हम या उस चीज से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी जो दिए हैं उसके साथ हम छेड़खानी करेंगे। तो यूं कहो कि WNA बराबर निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 1/Ang इंटू GNW। तो अब ध्यान दीजिए कि जो चीजें दी हूं सेम मिले तो उसको मत छेड़िए, बाकी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के साथ हम टर्म को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां WNG दिया है जबकि यहां GNW है, ये Ng है, ये भी Ang है, तो ये तो सेम कॉन्सेप्ट है। बाकी ये दिक्कत कर रहा है कि WNG की वैल्यू पता है जबकि यहाँ GNW फार्मूले में आया है। तो हम जानते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे का अपवर्तनांक होता है वो हमेशा व्युत्क्रम होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/GNW को WNG अपान ANG। तो अब आप देख रहे होंगे ANG की वैल्यू मिल चुकी है, WNG का भी फॉर्म मिल चुका है, वैल्यू जो चीज दी है डायरेक्ट वहां रखिए। तो WNG की वैल्यू कितनी है, 4/3 और ANG की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 2/3 यानी 4 दूना 8 बटे 3 त्रिका 9। तो ये 8/9 आया। कितना, WNA की वैल्यू आई। ये कितनी आई, WNA की। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये NW, इसलिए चूंकि ये NW इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/WNA, इसलिए WNA की वैल्यू आई है 8/9। तो ये NW हमेशा WNA की व्युत्क्रम के बराबर होगा। तो जब आप यहां वैल्यू रखोगे तो कितना मिलेगा, 8/9 1/8/9। सॉल्व करोगे तो ये NW इज इक्वल टू आएगा, जब सॉल्व करोगे तो ये टर्म ऊपर गया यानी 9/8। ये आपका रहा आंसर।
तो इस तरीके से हम तीन माध्यमों की घटित घटना को, यानी यूं कहो कि प्रकाश की उत्क्रमणता में हम इस तरीके से अपूर्णांक डिफाइन करते हैं। और भी अगर बात करें तो और भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं जो आपको आने चाहिए, और आशा करते हैं आपके समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा। तो और एक सवाल लेते हैं जिससे और क्लियरिटी हो, तो ये 9/8 आया है। ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो देखो कैसे। ये थ्री मीडियम की घटित घटना का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अक्सर बनते हैं, यानी क्लास 12 में भी बन सकते हैं, और 10th में तो काफी हद तक मान के चलिए कि बनेगा ही बनेगा। तो एक यानी दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जो तीन मीडियम से घटित घटना की होगी। तो हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से, यानी प्रकाश की उत्क्रमणता से ही। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ, जैसा देखिए आप लोग कि जैसे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक इतना इतना है, तो कांच के सापेक्ष जल का क्या होगा। यानी जैसे कहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष यानी ये n, फिर वायु के सापेक्ष यानी ये n। अब किसका किसका कह रहा है वो चीज ध्यान दीजिए, जल का कह रहा है तो ये NW यानी 4/3, और कांच का यानी ये NG कह रहा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG हमको निकालना है। तो बड़ी आसानी से निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो फिर वही बात ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे कि इसमें कितने मीडियम इन्वॉल्व हैं, यानी कितने माध्यमों की एक घटित घटना है, यानी कितने माध्यमों में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट होल्ड कर रही है। तो आप देख रहे होंगे एक मीडियम आपका वायु है, एक मीडियम आपका जल है, एक मीडियम आपका कांच है, यानी G फॉर ग्लास। तो हम समझ चुके हैं कि ये तीन माध्यमों की घटित घटना है। तो तीन माध्यमों की घटित घटना में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, हम तरीका बताए हैं कैसे निकालो। ये GW एयर ग्लास वाटर, इस तरीके से लिखेंगे कैसे फार्मूला, यानी बाय रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले वायु के सापेक्ष कांच का यानी ये NG, फिर कांच के सापेक्ष जल का, फिर अगला जल के सापेक्ष वायु। अब जो चीजें दे रखा है उसको हम वही कांस्टेंट रखेंगे, जिस चीज को निकालना है वो हम बाहर करेंगे। तो आप देख रहे हैं WNG है, जबकि यहां क्या दिख रहा है GNW। कहीं ना कहीं ये दोनों मीडियम इसमें इन्वॉल्व हैं। तो कुल मिला के अगर हम इसको बाहर कर लें, बाद में इसकी रिवर्सिबिलिटी हम लगा सकते हैं, यानी GNW यहीं रोक लीजिए, बाकी भेज दीजिए। तो 1/ANG इंटू WNA दिखा। अब ध्यान से देखिए वैल्यू किसकी मिल रही है, ANW, ये NG। तो आप देख रहे हो ANG सेम WNA, जबकि यहाँ ये NW है। यानी इस चीज को आप चेंज करिए अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट की फिनोमेना से। कैसे चेंज करोगे, जैसा अभी इसके पहले हमने पढ़ाया कि WNA जो होगा 1/ANW के बराबर होगा, या यूं कहो कि 1/WNA क्या होगा, ANW के बराबर होगा। तो इसको हम ANW लिख सकते हैं, और ये ANG, ये GNW आ गया। अब
जो हम ढूंढ रहे थे NaNW दिख रहा है, ANG दिख रहा है। अब लेकिन जो पूछा है हमसे WNG, जबकि यहां लिखा है GNW। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसका इनवर्स कर देंगे, वैल्यू मिलेगी। NW यानी 4/3, ANG 3/2, सॉल्व करिए यानी 4/3 गुणे 2/3 यानी 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, यानी GNW की वैल्यू ये आई, GNW की वैल्यू ये आई। अब हमको चाहिए क्या, WNG। तो चूंकि WNG इक्वल टू 1/GNW, तो GNW की वैल्यू मिल चुकी है, यानी 1/GNW यानी 8/9। सॉल्व करिए आप, जब सॉल्व करेंगे तो ये पोर्शन ऊपर यानी 9/8, यानी WNG की जो वैल्यू होगी वो 9/8 होगी। तो इस तरीके से हम 3 माध्यमों की घटी घटना में रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान रखना।